स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है। आज से मैं कम्युनिकेशन स्किल्स सेकंड का प्रीपोजिशन चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर कम्युनिकेशन स्किल्स स्टार्ट कराइए, हमें दिक्कत है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही, या जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है और डिटेल कंटेंट कहीं है नहीं। तो जिस तरीके का कंटेंट हम लोग पॉलिटेक्निक क्लासेस पर डालते हैं, हमने सोचा चलिए कम्युनिकेशन स्किल्स में भी छात्रों की हेल्प कर दें। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और जितने भी छात्रों को ये वीडियो अच्छा लगे या आपको कोई हेल्प मिले, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि हमें भी आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और हम जल्दी से जल्दी विद इन वीक आपका सिलेबस खत्म करा दें। क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन स्किल का सिलेबस कोई बहुत ना ही मुश्किल है और ना ही बहुत बड़ा है, बस टू द पॉइंट और सही चीज़ें, आपको कंटेंट पता होना चाहिए, आप इस पेपर में बहुत अच्छा कर जाएंगे। जो इसका पहला पार्ट है ग्रामर, जिसमें आपका कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, टेंसेस है, बेसिक कंटेंट क्वेश्चन क्रिएशन वहीं से होना है, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन ये है कि बहुत वास्ट फील्ड है, कहीं से भी पूछा जा सकता है और वही आपको बेसिक समझना है। जो उसके नीचे रीडिंग स्किल है, जैसे आपका जो सेकंड पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल का, उसमें सिनोनिम, एंटोनिम, प्रीफिक्स, सफिक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग कॉम्पिटिशन, इसमें क्या है कि आपको बस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पेपर में आती हैं या जो कॉमन है, उनको आपको अच्छे से पढ़ कर दिमाग में बिठा लेना है, ये कहिए याद कर लेना है, वो आपका उसी से हो जाएगा। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई भी एक्सप्लेन करे, बट फिर भी मैं आपको उसके पूरे नोट्स और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं सारे आपको बताऊंगा। जो तीसरा इसका राइटिंग स्किल है, जिसमें करस्पॉन्डेंस, मेमो, सर्कुलर, ऑफिस एजेंडा, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है ना, आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, उस चीज़ का फॉर्मेट क्या है, उसको लिखा किस तरीके से जाता है। बाकी तो कंटेंट ऑन द स्पॉट ही डिसाइड होता है। अगर आपको जो भी टॉपिक, जिस पे भी मेमो लिखने को दिया या ऑफिस रिपोर्ट लिखने को दी है, तो उसका जो भी टॉपिक होगा उसके बारे में आपको जब पता होगा, वो आप ऑन द स्पॉट डिसाइड करोगे। फॉर्मेट आपको अच्छे से, बिल्कुल सही फॉर्मेट पता होना चाहिए, किस फॉर्मेट में कितने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो जो मेन है वो ग्रामर है, इसलिए बहुत इजीली आपका ये बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे पॉलिटेक्निक क्लासेस की हम लोग कराते हैं, हम लोग कंटेंट की क्वालिटी मेंटेन करते हैं, इसलिए आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि हमें भी आगे जल्दी करने का मोटिवेशन मिले। कल ही मैं इसका मॉक टेस्ट लूँगा और तो कल सुबह ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मॉक टेस्ट से जुड़िएगा, ताकि आप लोगों को अपने तैयारी का असेसमेंट, और प्रीपोजिशन का ही टेस्ट लूँगा मैं, पूरे बुक का नहीं लूँगा, प्रीपोजिशन का ही लूँगा, ताकि आपको भी असेसमेंट करने का मौका मिले, ठीक है। चलते हैं वीडियो पे। प्रीपोजिशन, अब देखिए प्रीपोजिशन होता क्या है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन सेंटेंस। देखिए, नाउन क्या होता है, नाउन क्रिया होती है, ठीक। अब नाउन के पहले कोई वर्ड या कोई ऐसा वर्ड जो एक क्वेश्चन के अंदर किसी वर्ड के आपस में दो नाउन वर्ड्स का रिलेशन बताए, ठीक है। प्रीपोजिशन अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स, ठीक है। अब एक सेंटेंस है, द कैट इज रनिंग बिहाइंड द रैट, ठीक है। अब एक बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, ठीक। बिल्ली और चूहा दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों का अपना कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे में। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है, ठीक है। बिल्ली भाग रही है, चूहा भाग रहा है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं बना। कनेक्शन तब बनेगा जब हम लिखेंगे बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही है या चूहा बिल्ली के आगे भाग रहा है। तो वो जो आगे और पीछे का वर्ड है ना, वो उसका कनेक्शन है दोनों का आपस में। तो वही जो कनेक्टिंग वर्ड होता है उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। जो एक सेंटेंस में एक वर्ड का या एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई रिलेशन बताता है, वो कहलाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। तो पहली चीज़ ध्यान कर लें। और इसकी डेफिनेशन आई थिंक आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी अगर पूछी जाए तो आप एक नज़र मार लें। एक लाइन की डेफिनेशन है, द वर्ड प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद समथिंग एल्स इन अ सेंटेंस, ठीक है। एक जैसे समझ लीजिए, एक फ्लावर पॉट टेबल पर रखा है, ठीक है। अब फ्लावर पॉट इज प्लेस्ड ओवर अ टेबल, अब टेबल के ऊपर रखा है, ठीक। फ्लावर पॉट और टेबल अलग अलग सब्जेक्ट हैं, पर आपने जब बोला ऊपर रखा है तो जो ओवर वर्ड आया वो एज अ प्रीपोजिशन यूज़ होगा, ठीक है। तो वो दो सब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन बताता है कि वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है, वही कहलाता है प्रीपोजिशन। आसान भाषा में इसका ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दिया है, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री। यहाँ अब देखिए, ऑन को हाईलाइट किया गया, क्यों? बर्ड इज़ ऑन द ट्री, ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द बर्ड एंड द ट्री, ठीक है। बर्ड और ट्री आपस में अलग अलग हैं, पर बर्ड ट्री पर बैठी है, द बर्ड इज़ ऑन द ट्री, या कह लीजिए बर्ड ट्री के ऊपर है, ठीक है। तो ऑन इसमें रिलेशन है, तो ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द बर्ड एंड द ट्री, तो ऑन इसमें प्रीपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। द कैट रैन आफ्टर द माउस, आफ्टर शोज द रिलेशन बिटवीन माउस एंड एक मिनट, द कैट रैन आफ्टर द माउस एंड रैन, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन क्या दिखा रहा है, आफ्टर शोज द रिलेशन बिटवीन माउस एंड, यहाँ पर रैन नहीं होगा, यहाँ पर कैट होगा, ठीक है। कैट रैन आफ्टर द माउस, अब कैट बिल्ली के पीछे भागी, ठीक, और कैट चूहे के पीछे भागी, द कैट इज रैन आफ्टर द माउस। तो इसमें जो आफ्टर है वो ये रिलेशन दिखा रहा है कि बिल्ली किसके पीछे भाग रही है, चूहे के पीछे, तो दोनों के बीच का रिलेशन किससे बना, इस आफ्टर वर्ड से, तो ये होगा इसका प्रीपोजिशन, ठीक है। अगला, A preposition has no fixed meaning of its own. It derives its meaning from the context it is used in. देखिए,
जिनको भी इंग्लिश में दिक्कत है वो बस मेरी बातों को सुने, लाइंस को बस एक बार पढ़ लें, उसके बाद मेरी बातों को ध्यान से सुने। देखिए प्रीपोजिशन का खुद में कोई मीनिंग नहीं होता। मैं अगर आपसे सिंपल भाषा में एक चीज़ लिख दूँ अंडर, ठीक है, या फिर लिख दूँ ओवर, ठीक, आफ्टर, ठीक, टू, अब बताइए बिना किसी सेंटेंस के इन वर्ड्स का कोई अपना खुद का कोई मीनिंग है? नीचे, ऊपर, बाद में, तो इनसे कोई मीनिंग नहीं बनता। मीनिंग तब बनता है जब ये किसी सेंटेंस में लगते हैं। यही ओवर वर्ड आपको 3 जगह 3 अलग अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक। एक ओवर होता है किसी के ऊपर, एक ओवर होता है मेरे जगह पर आना, तो अलग अलग कंटेक्स्ट में एक ही शब्द का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा आपको अपनी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी तब समझ आएगा, परंतु जो मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ उसका मतलब यही है कि जो प्रीपोजिशन है उनका इंडिविजुअली अपने आप में कुछ भी नहीं है जब तक वो किसी नाउन या प्रोनाउन या किसी वर्ब के साथ ना लगाए जाए, ठीक है। ऐसे सिंपल उनको लिख दिया जाए उनका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो अ प्रीपोजिशन हैज़ नो फिक्स्ड मीनिंग ऑफ इट्स ओन अंटिल इट डिराइव्स इट्स मीनिंग फ्रॉम द कंटेक्स्ट इट इज यूजिंग, ठीक है। अपना कोई मीनिंग नहीं होता जब तक इसको किसी कंटेक्स्ट में, किसी परिप्रेक्ष्य में ना बोला जाए, तब तक इसका खुद में कोई मीनिंग नहीं होता। और अगला एक इंपॉर्टेंट नोट है, also a word is a preposition if it is governed by a noun pronoun, otherwise it is an adverb, mostly starts with ly, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किसी नाउन और प्रोनाउन के साथ जो यूज़ होता है, ठीक है, किसी संज्ञा के साथ जो यूज़ होता है वो प्रीपोजिशन तभी कहलाता है जब वो नाउन और प्रोनाउन को ही जस्टिफाई कर रहा है, उसके मीनिंग को बता रहा है। अदरवाइज क्या होगा, वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, जिसकी लास्ट फॉर्म ly लगा देते हैं हम लोग, वो सारे एडवर्ब या फिर क्रिया विशेषण हो जाते हैं, ठीक है। तो जब वो नाउन या प्रोनाउन संज्ञा से जब भी संज्ञा का मीनिंग बताएगा या उसको आपस में जोड़ेगा तो वो प्रीपोजिशन कहलाएगा। अदरवाइज अगर वो सिंगल यूज़ होगा तो वो मोस्टली केसेस में एडवर्ब बन जाता है, ठीक है। अगला, अब देखिए प्रीपोजिशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक। अब प्रीपोजिशंस के साथ क्या है कि प्रीपोजिशंस की क्लासिफिकेशन 2 तरीके से हैं। एक प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। और एक प्रीपोजिशन और आगे क्लासिफिकेशन है, आपकी बुक्स में भी दिया और मैंने भी देखा, तो मैं आपको दोनों अलग अलग बताऊंगा। पहले हम वो समझते हैं जहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं और आप लोग उसमें फंस जाते हैं जाके। प्रीपोजिशन है डिवाइडेड इनटू सेवरल क्लासेस, ठीक है। अब पहला है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है, ठीक, मतलब टाइम से रिलेटेड प्रीपोजिशन के वर्ड्स कौन से होते हैं। तो पहला, अ नंबर ऑफ प्रीपोजिशन में बी यूज टू डिनोट टाइम, ठीक है। अब जो समय से रिलेटेड आपको किसी को अगर कोई बात बतानी है तो आप कौन से प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे, ठीक। पहला, एट, ऑन, इन, बाई, टू, टिल, अंटिल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, फ्रॉम, विद इन, बिफोर, आफ्टर। अब एक बात याद रखिएगा, आपको इन सब वर्ड्स को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप आगे सेंटेंस करोगे, मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, कल मैं इसके टेस्ट में कुछ डालूंगा, उसके अलावा मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी डालूंगा करके, तो आपको उससे समझ आ जाएगा कौन सा वर्ड कहाँ लगना है। याद नहीं करना, बस धीरे धीरे ये समझना है कि जब टाइम से रिलेटेड कोई बात होगी तो हम कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करेंगे। जैसे एट, ऑन, इन, बाई, टू, ठीक है, टिल, अंटिल, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, विद इन, बिफोर, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए जी, ऑन वेडनेसडे, ठीक। अब ऑन वेडनेसडे यानी वेडनेसडे को, ठीक है, बिफोर नाइट, रात से पहले, ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान, टिल टुमारो, कल तक या कल सुबह तक, ठीक है, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, ठीक, एटसेट्रा। अब इनमें देखिए ये जो इन्होंने जो ऑन, बिफोर, ड्यूरिंग, टिल, ये क्या चीज़ डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है ऑन वेडनेसडे यानी वेडनेसडे को इसने एक स्पेसिफिक टाइम बताया, ठीक है, कि उस टाइम, उस दिन भी एक टाइम की कैटेगरी में आता है। आप एक अगर मेजर करें तो वो भी एक समय बता रहा है आपको, ठीक है, एक वेडनेसडे के दिन, ठीक है। बिफोर नाइट यानी रात से पहले, तो आपने एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर दिया। ड्यूरिंग द नाइट, यहाँ हर केसेस में आपने एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट को जस्टिफाई किया अपने एक प्रीपोजिशन से कि ये प्रीपोजिशन उसको बता रहे कि रात से पहले या रात के बाद। अगर सिर्फ डिनर लिखा होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता। आफ्टर डिनर मतलब आप किसी ऐसे काम को कह रहे हैं जो डिनर के बाद होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये सम एग्जांपल्स हैं, मोस्ट केसेस इट इज़ ईजी टू नो विच प्रीपोजिशन टू यूज़, ठीक है। अब आप ये चीज़, एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, मैं जैसे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप बेसिक प्रीपोजिशंस जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है, जैसे एट, ऑन, ओवर, टू, फ्रॉम, तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार, आप बहुत आराम से कर लेंगे। क्वेश्चंस इसके बहुत टिपिकल नहीं आते हैं, ठीक है, आपके लेवल पे नहीं आते हैं। और अगला है, द फॉलोइंग प्रीपोजिशंस हाउएवर नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। अब कुछ स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस है जिनका यूज़ और प्लेसमेंट मैं आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है, जैसे कि एट, ऑन, इन, ठीक है। अब एट, ऑन, इन क्या होता है, इनका किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है उसको समझ लीजिए। पहला है, एट यूजुअली डिनोट्स अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम बट ऑल्सो बी यूज्ड फॉर इनडेफिनेट पीरियड, ठीक है। अब ये समझिए, जो एट है ना,
एट प्रीपोजिशन का यूज़, वैसे तो डेफिनेट, अगर आपको किसी टाइम बताना है कि मैं इतने बजे मिलूंगा, ठीक है, आई विल मीट यू एट किसी टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर, ठीक है, तो वो डेफिनेट पॉइंट्स के लिए मोस्टली यूज़ होता है। पर कभी कभी इसको हम इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एट का कंडीशन ध्यान रखिएगा, अगर जहाँ पर डेफिनेट टाइम पीरियड 9 PM दे दिया, ठीक है, शार्प, तो आप उस केस में आपको क्या करना है, आपको एट का यूज़ करना है। पर कुछ केसेस में हम इंडेफिनेट टाइम पीरियड में भी यूज़ करते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया एग्जाम्पल एट 4 o'clock, ठीक है। अब एग्जैक्टली 4 o'clock दिया है तो एट लगाया। मिडनाइट की बात की, अब मिडनाइट का मतलब क्या है, 12 बजे है तभी तो मिडनाइट होगा, 12 बजे मिडनाइट होता है, तो एट मिडनाइट, ठीक है, तो आपने लगाया एट, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास, अब देखिए बिगिनिंग ऑफ क्लास में इन्होंने टाइम आपको लिख के नहीं दिया कि एग्जैक्टली कितने बजे, पर अगर बिगिनिंग ऑफ क्लास, अगर रोज़ आपकी क्लास 9 बजे स्टार्ट होती है तो वो फिक्स हो गया ना 9 बजे, फिर वहाँ पर बार बार उसको मेंशन करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो एट द बिगिनिंग ऑफ क्लास में बोला, इसका मतलब वो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए यहाँ पर इन्होंने इसको एट लगाया, ठीक है। उसके बाद आगे भी इन्होंने ऐसे ही दे रखा है, मैं दिखाता हूँ। एट डॉन, एट नाइट, एट दिवाली, एट क्रिसमस। अब यहाँ पर देखिए इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में एट क्यों लगाया, एट डॉन, ठीक। अब सुबह, ठीक है, मॉर्निंग, सवेरा, जो सुबह सुबह बिल्कुल एकदम सूरज निकलने से पहले का जो समय होता है, भोर जिसको कहते हैं, एट डॉन, ठीक है। अब एट नाइट, ठीक है, अब रात, पूरी रात, पर रात को भी देखा जाए तो रात पूरी है, ठीक है, उसमें डेफिनेट टाइम कुछ नहीं है, रात शुरू हो जाएगी और रात खत्म हो जाएगी, कई घंटों का पीरियड है वो, ठीक है। एट दिवाली, अब दिवाली एक फेस्टिवल जिसमें उन्होंने बताया कि उस टाइम के अराउंड आप कि किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो एट दिवाली, एट क्रिसमस, ठीक है। तो याद रखिएगा इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम पर भी एट कभी कभी यूज़ होता है, पर मोस्टली वो डेफिनेट टाइम पीरियड पर ही यूज़ होता है। आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, आपको अच्छे दिमाग में बैठ जाएगा कि एट का यूज़ कब करते हैं, ठीक है। कुल मिला के टाइम फ्रेम की जब हम बात करते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, ऑन का यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए ऑन इज़ यूज्ड विद डेज एंड डेट्स, ठीक है, जब आपको स्पेसिफिक कोई डे या डेट दे रखा होगा तब आप ऑन का यूज़ करेंगे। कैसे, ऑन ट्यूसडे, ठीक, आपको एग्जैक्टली कोई दिन दे दिया कि उस दिन मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। तो स्पेसिफिक जब आपने कोई डे या डेट की बात की तब आप उसके पीछे ऑन का यूज़ करेंगे। ऑन 16 सितंबर, एग्जैक्टली डेट दे दी, ठीक है। ऑन द हॉलीडे, अब इन्होंने एग्जैक्टली एक डेस्टिनेशन की बात की कि हम छुट्टी पर तुमसे मिलेंगे, ठीक है, तो ऑन द हॉलीडे, जो भी छुट्टी वाला दिन होगा उस दिन मिलेंगे। ऑन क्रिसमस ईव, मैं क्रिसमस की संध्या पर तुमसे मिलूंगा। ऑन द नाइट ऑफ 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर की रात में मैं तुमसे मिलूंगा। तो अब ऑन जो यूज़ हो रहा है वो स्पेसिफिक डेज और डेट्स के साथ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब याद रखिएगा ऑन का यूज़ तब होगा जब हम स्पेसिफिक डे और डेट्स की बात करेंगे और उनमें हम ऑन लगाएंगे उससे पहले, ठीक है। अगला इन, अब अगला आया इन। इन इज ऑल्सो यूज विद फ्यूचर टेंस टू शो द पीरियड इन विच एन एक्शन विल हैपन, ठीक है। अब इन क्या है, इन यूज़ होता है फ्यूचर टेंस में, ठीक है, जिसमें वो एक्शन होने वाला है, ठीक, मतलब आगे होने वाले घंटे में, आगे होने वाले दिन या आगे होने वाले महीने में जब कुछ हम बताने वाले हैं कि ये चीज़ 1 घंटे में या 2 घंटे में होने वाली है तो हम इन का यूज़ करते हैं। घंटे से मतलब आगे का टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, वो दिन, महीने, साल। तो इसका जैसे एग्जाम्पल है इन एन आर, ठीक है, इन एन आर। अब इन एन आर का मतलब क्या है कि आने वाले 1 घंटे में, ठीक है, जिस भी चीज़ की बात हो रही है उसके लिए वो बता रहा है आने वाले 1 घंटे में, ठीक है, या अगले 1 घंटे में, ठीक, इसको इस तरीके से बोलते हैं इन एन आर, ठीक। अगला इन अ फ्यू मिनट्स, अब कोई अगर नहीं आया है तो जवाब क्या दिया जाता है, ही विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, मतलब वो कुछ मिनट्स में आपसे मिलने वाले हैं या आने वाले हैं। ही विल बी देयर, या वो वहाँ पर कुछ मिनट में पहुँचने वाले हैं, ठीक। ही विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स, तो इन अ फ्यू मिनट्स, ठीक है, आने वाले समय में। इन अ फोर्टनाइट, ठीक है, ये फोर्टनाइट क्या होता है, 2 हफ्ते का टाइम, या हिंदी में इसको पखवाड़ा कहते हैं, जो 2 हफ्ते का टोटल टाइम होता है उसको कहते हैं फोर्टनाइट, ठीक है। इन अ फोर्टनाइट, ठीक है, मतलब अगले 2 महीने में या 2 हफ्ते में, सॉरी, अगले 2 हफ्ते में, ठीक है। तो इस तरह से इन का यूज़ होता है। इन इज़ यूज्ड विद पार्ट्स, एक सेकेंड, ज़्यादा पतला हो गया ये। इन इज़ यूज्ड विद पार्ट्स ऑफ डेज, ईयर एंड सीजन, ठीक है, मतलब किसी डेज का, किसी दिन का, किसी महीने का, किसी सीजन का कोई अगर हिस्सा है तो उसके साथ हम इन का यूज़ करते हैं, ठीक, मतलब। और ये ध्यान रखिएगा इन का यूज़ आने वाले टाइम के फ्यूचर चीज़ों को दिन। एक इन और भी होता है जिसका मतलब अंदर होता है, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा, वो भी यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ उसकी, ठीक है। ये वाला इन जो है ये वो नहीं है, ये इन है किसी आने वाले फ्यूचर की किसी बात को आप जब बता रहे हो तब आप प्रीपोजिशन में इन का यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। 2 चीज़ों में ध्यान रखिएगा, मैंने पीछे ही बोला था, एक ही वर्ड अलग अलग कंटेक्स्ट में या एक अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जब यूज़ होता है तो उनके मीनिंग भी अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इनका मतलब सिर्फ अंदर ही होता है, इनका मतलब ये भी होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो यूज़ कहाँ हो रहा है इस पर डिपेंड करता है।
अगला देखिए, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द समर, इन द विंटर, इन अप्रैल, इन 1986, ठीक है। तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिन का कुछ बताया, उसके बाद उसको इन से डिनोट किया, ठीक है। तो वो उस टाइम स्लॉट की बात कर रहा है आने वाले की, इन द मॉर्निंग, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये फ्यूचर अगली दिन सुबह की बात कर रहा है। इन द आफ्टरनून किसी दोपहर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आने वाले समय की यहाँ पर बात हो रही है। इन अप्रैल यानी आने वाले अप्रैल की, या इन 1986 साल 1986 की बात हो रही है। वो पीछे समय में कभी आगे के समय की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आप याद रखिएगा, इन और विद इन ये दोनों ही यूज़ होते हैं प्रीपोजिशन में, ठीक है। और इन और विद इन का बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि किताब में आपको प्रीपोजिशंस क्या होती हैं, कहाँ लगती हैं, दुनिया भर के 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उसको रट भी लेंगे। पर कोई क्वेश्चन अगर घुमा के आ गया तो आपको उसका पता होना चाहिए कि लगता कहाँ पर है, ये यूज़ कहाँ पर होता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बेसिक चीज़ पर उन पर ध्यान दे रहा हूँ जो आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो डिफरेंस होता है इन और विद इन में क्या, इन एट द एंड ऑफ, विद इन बिफोर द एंड ऑफ, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल से समझिए, आई शैल बी बैक इन अ मंथ और अगला है आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ। अब दोनों लाइन का बस मतलब समझने का अंतर है, यहाँ पर इन लगा, यहाँ पर विद इन लगा। और इन और विद इन से क्या फ़र्क पड़ गया इस सेंटेंस में, देखिए आई शैल बी बैक इन अ मंथ, इसका मतलब निकला मैं 1 महीने में वापस आ जाऊँगा, ठीक। आई शेल बी बैक विद इन अ मंथ मतलब मैं 1 महीने के अंदर अंदर वापस आ जाऊंगा। दोनों बातों का मतलब ये है कि मैं 1 महीने में, मतलब 1 महीना जब पूरा हो जाएगा तब मैं वापस आऊँगा, तो इन लगाया। जब मैं 1 महीने के अंदर अंदर आ जाऊँगा, मतलब 1 महीना ख़त्म होने से पहले मैं कभी भी आ जाऊँगा, तो आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ, ठीक है। मतलब दूसरे वाले केस में आपकी बाउंड्री है 1 महीना मैक्सिमम, और जो मतलब अधिकतम है, और जो पहला वाला है उसमें 1 महीना मिनिमम है कि 1 महीना वो बाहर रहेगा ही रहेगा, उसके बाद वापस आएगा, ठीक है। तो ये है इन और विद इन का डिफरेंस, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा और क्वेश्चन में लगाने से पहले ध्यान रखिएगा कि इन कहाँ लगेगा, विद इन कहाँ लगेगा, ठीक है। और विद इन का मतलब भी यही है कि वो किसी टाइम फ्रेम के अंदर की बात कर रहा है कि उसके अंदर वो उस काम को कर लेगा, ठीक है। आई शैल बी बैक विद इन अ मंथ, ठीक। आई विल डू दिस वर्क विद इन अ वीक, ठीक है। तो वो 1 वीक के अंदर उस काम को कर लेगा, ठीक। अगला by it refers to the latest time at which action will over, the implication that may be done before but not after, ठीक है। बाई क्या होता है, ये रेफर करता है एक ऐसे टाइम फ्रेम को जब तक वो एक्शन ओवर हो जाएगा, ठीक है। द इम्प्लीकेशन दैट मे बी डन बिफोर बट नॉट आफ्टर, मतलब ये है कि बाई मतलब बोल दिया तो आपने एक मतलब समझ लीजिए आपने एक टाइम फ्रेम में एक बेंचमार्क सेट कर दिया, ठीक है, कि इससे आगे नहीं जाएगा, वो उसका मैक्सिमम टाइम है। जैसे मैंने बोला आई विल डू दिस वर्क बाय 9 PM, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि 9 PM में मैं एक्सट्रीमली 9 PM तक जाऊंगा या 9 से पहले ये काम खत्म कर लूँगा, पर आने वाले समय की बात करूँगा। अब अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आने वाले 2 घंटे की बात मैं करूँगा, पर उसमें भी एक एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बता दूंगा कि उतने समय में मैं काम को खत्म कर लूँगा। तो इसका मतलब यही है, इट रेफर्स टू द लेटेस्ट टाइम एट विच द एक्शन विल बी ओवर, द इम्प्लीकेशन इज दैट मे बी डन बिफोर दैट बट नॉट आफ्टर, मतलब उसके बाद नहीं खत्म होगा, उससे पहले खत्म होगा। आप एग्जाम्पल देखिए, आपको ये चीज़ समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। सरिता विल बी एबल टू फिनिश द वर्क बाय टुमारो, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि सरिता अपने उस काम को कल तक ख़त्म कर लेगी या कल तक ख़त्म करने की काबिलियत रखती है, ठीक है। तो अब इट मे बी फिनिश्ड बिफोर टुमारो बट द लेटेस्ट टाइम एट विच इट कैन बी फिनिश्ड इज टुमारो। देखिए अब बाई लगाने से क्या मीनिंग निकला कि जो आपका वो काम है वो कल तक ख़त्म हो जाएगा, ठीक, कल तक ख़त्म हो जाएगा, पर उससे पहले भी हो सकता है, पर कल के बाद वो परसों नहीं जाएगा किसी भी केस में। तो बाई यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि वो काम कल तक हर हाल में ख़त्म हो जाएगा, उसका जो एक्सट्रीम जो टाइम फ्रेम है वो कल तक का है, ठीक है। तो इस तरीके से बाई का यूज़ होता है फ्यूचर टेंस के लिए, बट उसमें एक टाइम स्लॉट डेफिनेट होता है, ठीक है। अगला सिंस और फॉर। अब सिंस और फॉर कहाँ यूज़ होता है, सिंस इज यूज टू डिनोट अ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर इज यूज टू डिनोट, यहाँ फॉर हाईलाइट होगा, फॉर इज यूज टू डिनोट अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इज यूज फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ दोनों क्या। देखिए सिंस यूज़ होता है डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, किसी पॉइंट टाइम फ्रेम के लिए यूज़ हो रहा हो, और वो टाइम फ्रेम हम किसी पास्ट का तो रेफरेंस दे रहे हो, तो कैसे, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 5 o'clock, ठीक है। सिंस 5 o'clock मतलब वो 5 बजे से खेल रहे हैं, ठीक। अब 5 बजे से खेल रहे हैं तो मतलब पास्ट की बात हो रही है ना, 5 बजे पीछे कहीं से खेल रहे होंगे, तभी तो अभी करंट टाइम में ये बात कही जा रही है कि वो 5 बजे से खेल रहे हैं। तो सिंस जब यूज़ होता है तो आप एग्जैक्ट कोई टाइम फ्रेम बताते हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो साल हो, चाहे वो महीना हो, आप एग्जैक्ट टाइम बताते हो, ठीक है।
दे आर फाइटिंग फ्रॉम 6 AM, ठीक है। तो अब आप इसमें एक एग्जैक्टली टाइम फ्रेम बता रहे हो, ठीक है। किसी ऐसा कोई क्वेश्चन बता रहे हो उसमें आप किसी महीने साल की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप एग्जैक्ट कोई एक डिनोट कर रहे हो किसी टाइम को, तो सिंस यूज़ करोगे जब आपको डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करनी होगी। जब एक डेफिनेट मतलब जब आपको किसी एक स्थायी किसी स्पेसिफिक समय की बात करनी होगी तब आप सिंस का यूज़ करोगे। और फॉर यूज़ होता है किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। मतलब आपने जैसे अगला आप एग्जांपल देखिए, पहले आप यहीं से समझ जाएंगे। माई एल्डर सिस्टर हैज़ बीन लिविंग इन सिंगापुर फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। मेरी बड़ी बहन सिंगापुर में कई सालों से रह रही है, ठीक। अब इसका क्या मतलब है कि एक तो ईयर्स, मतलब ईयर्स का मतलब क्या हुआ, कई साल, टाइम फ्रेम की बात हो गई। तो जो पूरा एक टाइम का जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसकी बात हम करते हैं और वहाँ पर फॉर लगाते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है वो चीज़ कंटिन्यूअस में अभी भी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस से मतलब वो चीज़ रनिंग में अभी भी चल रही है, ठीक है। तो माई एल्डर सिस्टर हैज़ बीन लिविंग इन सिंगापुर फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों से वो वहाँ रह रही है और करंट में भी वो वहीं रह रही है, तो हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंस डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ होता है, दोनों का अलग अलग ये अंतर है, ठीक है। अगला फ्रॉम, इट रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज्ड विद टू और टिल अनटिल, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम का क्या है, इट रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन, ठीक है। जैसे अभी मैंने बाई का बताया था, वो एक्सट्रीमली जब खत्म होना होता है किसी चीज़ का स्लॉट तब बताता है। वैसे ही फ्रॉम क्या है, फ्रॉम स्टार्ट बताता है, ठीक। जैसे आई विल गो टू स्कूल या माई क्लासेज विल स्टार्ट फ्रॉम, तो मैं एक टाइम स्लॉट बताऊंगा कि इतने वजह से मेरा टाइम स्लॉट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इट रेफर्स टू अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन। अब यहाँ पर एक फ्रॉम से आपने टाइम की स्टार्टिंग का एक्शन बताया, एक्शन का टाइम बताया, ठीक है। इट ऑलवेज, देखिए ये कुछ कंडीशंस हैं, ये ट्रिक्स होती है। देखिए इंग्लिश में क्या होता है ना, कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मैथ की तरह फॉर्मूला वाला रूल नहीं होता है कि यही होगा तो होगा अदरवाइज कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में क्या होता है, थोड़ा दाएं बाएं चलता है। तो उसका क्या मतलब है कि इन्होंने ये भी बताया कि फ्रॉम का यूज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज, अधिकतर, मोस्टली किसके साथ यूज़ होता है, टिल, अनटिल या टू के साथ, ठीक है। आप नीचे सेंटेंस में देखोगे कि जब आप फ्रॉम वर्ड यूज़ करोगे तो फ्रॉम या प्रीपोजिशन यूज़ करोगे तो उसके साथ आप टू, टिल, अनटिल भी लगाओगे, ठीक है, तभी वो सेंटेंस पूरा फ्रेम होगा। जैसे फाइनल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM टू 12 PM। अब देखिए इन्हें बोला फ्रॉम मतलब 10 से शुरू होगा, फ्रॉम से आपने 10 AM को डिनोट किया और 10 से कब तक, 12 PM। ये यहाँ ना भी बोलता, अगर द फाइनल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फ्रॉम 10 AM, सिर्फ इतना लिख देता, आगे का ना भी लिखता तो भी सेंटेंस बन जाता, ठीक है। बट फ्रॉम लगेगा तो टू उसके साथ लगाया जाता है किसी टाइम फ्रेम को बताने के लिए, ठीक है। और किसी स्टार्टिंग पॉइंट का, टाइम के स्टार्टिंग को आप फ्रॉम से डिनोट करते हो। अगला, ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम 2006 टू 2011, ठीक है। तो 2006 से 2011 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो, तो यहाँ पर फ्रॉम लगाया गया। याद रखिएगा, टाइम फ्रेम की स्टार्टिंग को डिनोट करता है फ्रॉम, ठीक है। और टू लगाकर हम उस टाइम फ्रेम के पूरे पीरियड को भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने से कितने समय के बीच वो काम हुआ, ठीक। मतलब फ्रॉम से स्टार्टिंग पता चली और टू लगा के हमने उसमें पूरा फ्रेम बता दिया कितने समय से कितने समय तक ये काम हुआ, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। आई थिंक आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके अधिक से अधिक छात्रों को फ़ायदा मिल सके और हमें भी हमारी मेहनत से लगे कि हमने आपको कुछ दिया, कुछ बेनिफिट हुआ आपका, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन क्या होता है, अब आप किसी चीज़ की लोकेशन, किसी चीज़ की जगह, एग्जैक्ट किस जगह वो पोजीशन उसकी क्या है, ठीक है। जब आप वो बताते हो तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन का यूज़ होता है। इसमें जो पहला है प्रीपोजिशन वो है एट और इन। अब देखिएगा पीछे वाले में और इनमें अंतर है। मैंने पहले बोला था वो प्रीपोजिशन टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट में था, ये प्रीपोजिशन पोजीशन के कंटेक्स्ट में है। तो जब आप पोजीशन के कंटेक्स्ट में उसी एट और इन का यूज़ करोगे तो वो मीनिंग कुछ और निकालेगा, और जब टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट में यूज़ करोगे तो वो उसका मीनिंग कुछ और निकालेगा, ठीक है। अगला एट इन। अब एट हैज़ द आइडिया ऑफ एन एग्जैक्ट पॉइंट, इट इज़ यूज्ड विद विलेजेस, स्मॉल टाउन्स। इन हैज़ आइडिया ऑफ अ लार्जर एरिया, इज़ यूज्ड वाइल स्पीकिंग ऑफ अ बिगर टाउन, स्टेट, कंट्री, फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए एट में क्या होता है, एट हम जब किसी पोजीशन, ठीक है, या किसी जगह लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक। अब आपने देखा होगा किसी एट का जब हम यूज़ कर रहे हैं तो किसी छोटे एरिया के बारे में या किसी एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो वो एट में आ रहा है। जैसे एट पंजाबी बाग, ठीक है। अब पंजाबी बाग इन कंटेक्स्ट टू पूरा
दिल्ली के कंटेक्स्ट में छोटी जगह है, ठीक है। तो एट पंजाबी बाग, ठीक है, तो वो छोटा एरिया है। अब इन राजस्थान, अब आप पूरे एक स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप प्रैक्टिकली भी सोचो तो एक पूरे स्टेट की बात कर रहे हो, ठीक, तो वहाँ पर एट नहीं लगाओगे। एट का मतलब वहाँ होता है जहाँ पर स्पेसिफिक किसी एक जगह को जानते हो, ठीक है, जिसको आप खुद से कवर कर सकते हो ऐसी जगह को। तो एट पंजाबी बाग है, बट एट राजस्थान नहीं, इन राजस्थान। एट लुधियाना, किसी एक स्पेसिफिक शहर की बात कर रहे हो। इन फ्रांस, पूरे देश की बात कर रहे हो। एट द एंड, इन द मिडल, इन अ हॉस्पिटल, इन अ बैंक। तो इस तरीके से एट और इन का यूज़ होता है कि एट किसी स्पेसिफिक छोटी जगह के बारे में आप बात कर रहे हो, तो आप उसकी जगह पोजीशन के लिए अगर यूज़ कर रहे हो तो आप किसी या फिर किसी एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आप एट का यूज़ करोगे। और आप किसी बड़े एरिया की बात कर रहे हो, किसी लार्जर कंटेक्स्ट की बात कर रहे हो, या क्वेश्चन का मीनिंग ऐसा निकल रहा है आपका कि वो किसी बड़े एरिया की बात कर रहा है, तब आप इन का यूज़ करोगे, ठीक है। देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। इसका एग्जाम्पल है एट कन्वेज द आइडिया ऑफ जनरल नेबरहुड, इन कन्वेज द आइडिया ऑफ समथिंग कंटेंट। अब आप ये मीनिंग इसके एग्जाम्पल से समझ पाओगे। देखो, प्लीज़ सिट एट द टेबल व्हेन यू ईट, प्लीज़ सिट एट द टेबल व्हेन यू ईट। जब आप खा रहे हो तो आप टेबल पर बैठो, ठीक है, मतलब टेबल पर एग्जैक्टली मत बैठो, टेबल चेयर पर बैठो। और द स्टैम्प्स आर लाइंग इन द ड्रॉअर, ठीक है। अब इन कन्वे कर रहा है कुछ चीज़ किसी के अंदर है, ठीक है। पहले मैंने बोला था पीछे वाले इन में कि पोजीशन के टाइम में आपका इन किसी चीज़ के अंदर रखा है, ये डिनोट करता है। और एट क्या डिनोट करता है, आप उसके चीज़ के ऊपर बैठकर या उस पर बैठकर आप खाना खाओ, ठीक है। तो आप दोनों कंटेक्स्ट को समझो। यहाँ पर इन आपका पोजीशन एग्जैक्टली बता रहा है, वो चीज़ किसके अंदर है, ठीक है। तो इसीलिए जब इन कन्वे होता है तो वो कुछ किसी चीज़ में कुछ कंटेन है, ठीक है, मतलब कुछ रखा हुआ है अंदर, तो वो उसके बारे में बता रहा है। और एट कन्वे कर रहा है जनरल नेबरहुड, मतलब आप किसी चीज़ के किसी काम को करने के लिए आप किस तरीके से उसके अराउंड किसी चीज़ को रखोगे, वो डिनोट कर रहा है एट, ठीक है। तो इन और एट में यही बेसिक अंतर है कि एट आपको दिखा रहा है कि आप किसी काम को करने से पहले एग्जैक्ट पॉइंट, कोई एग्जैक्ट जगह आपको बता दी जाए तब आप एट का यूज़ करोगे। और इन आपको किसी लार्जर कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाए तो इन। अदरवाइज अगर किसी चीज़ के बारे में बताना है कि वो कहाँ रखी है और किसी चीज़ के अंदर रखी है, तब आप यूज़ करोगे इन, ठीक है। द स्टैम्प्स आर लाइंग इन द ड्रॉअर, ठीक। चलिए बिटवीन एंड अमंग देख लेते हैं। देखिए, बिटवीन इज यूज्ड विद टू पर्सन्स और थिंग, अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। दोनों का मतलब एक है, देखिए, पर फ़र्क ये है कि बिटवीन का मतलब है बीच में, ठीक है। एमंग का मतलब भी है बीच में, पर किसके बीच में? बिटवीन है दो लोगों के बीच में, जबकि एमंग है दो से ज़्यादा के बीच में, ठीक है। जब दो से ज़्यादा लोग होंगे तब हम एमंग का यूज़ करेंगे। कैसे? देखिए, जैसे आपको सिंपली अगर मैं बात करूं कि यू आर सिटिंग बिटवीन योर ब्रदर्स, ठीक है, मतलब आप अपने दो भाइयों के बीच बैठे हैं, ठीक है। पर वहीं अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलूँ, द स्नेक इज़ हाइडिंग अमंग द लीव्स, ठीक है, तो सांप पत्तियों के बीच छुपा हुआ था। पर यहाँ कोई दो पत्तियों के बीच थोड़ी छुपा था, यहाँ छुपा था कई सौ हज़ारों पत्तियों के बीच में, ठीक है। या द डॉग इज़ रनिंग अमंग द वुड्स, ठीक है। तो अब इस तरीके के वर्ड्स में आप ये अंतर देखिए, है वो बीच में ही भाग रहा है, ठीक है, वो पत्तियों के बीच ही छुपा है, आप बीच में ही बैठे हो, पर आप बैठे हो दो लोगों के बीच में, तो यूज़ हुआ बिटवीन। जब आप किसी लार्जर कंटेक्स्ट की बात करोगे जहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन दो से ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे अमंग का, अदरवाइज आप यूज़ करोगे बिटवीन का, ठीक है। तो इस टाइप की प्रीपोजिशंस कब आती हैं? जब हमें इस टाइप से स्पेसिफिक नंबर्स दिए होते हैं कि कितने लोगों की आप बात कर रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हमें दिया है, अ स्मॉल चेयर इज लेइंग बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है, दो टेबल के बीच में एक छोटी कुर्सी पड़ी हुई है, ठीक। तो यहाँ पर दो की बात हुई इसलिए बिटवीन लगाया गया। ही वॉज हैप्पी टू बी एमंग हिज फ्रेंड्स अगेन, ही वॉज हैप्पी टू बी एमंग, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ वापस मिलके खुश है। अब एमंग का यूज़ किया गया, इससे आपको क्या पता चला कि वहाँ पर दो दोस्त नहीं है उसके, वहाँ दो से ज़्यादा दोस्त हैं, तभी वो उनसे मिलके खुश हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे बिटवीन और एमंग का क्या यूज़ होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं बता दूंगा। अगला है ऑन अपॉन, बोथ ऑन एंड अपॉन कैन बी यूज्ड वाइल स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट, ठीक है। अपॉन इज यूज्ड विद थिंग्स इन मोशन, ठीक है। अब देखो ऑन अपॉन का क्या है, जो ऑन अपॉन दोनों है वो चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर हैं उसके लिए यूज़ होता है, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। पोजीशन की बात है, ऑन है अपॉन है, किसी चीज़ के ऊपर होगा तभी यूज़ होगा। पर जब चीज़ें रेस्ट में होती हैं तब हम प्रेफर दोनों को करते हैं, ज़रूरत के हिसाब से ऑन अपॉन कुछ भी लगाते हैं। बट अगर चीज़ें मोशन में हैं तो हम कोशिश करते हैं हम अपॉन का ही यूज़ करें, ठीक। जैसे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
माई बैग इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मेरा बैग टेबल पर है, ऑन, ठीक। यहाँ दोनों चीज़ें रेस्ट में हैं और आप किसी को इंडिकेट कर रहे हैं कि देखो मेरा बैग टेबल पर है, ठीक। माई बैग इज़ ऑन द टेबल। पर वहीं दूसरा जो है द कैट स्प्रैंग अप ऑन द टेबल, स्प्रैंग का मतलब होता है उछलना या कूदना या चढ़ जाना, तो कैट स्प्रैंग अप ऑन द टेबल। अब अपॉन का मतलब यहाँ पर क्या कैट रेस्ट में है, क्या रेस्ट में वो रहेगी तो वो ऊपर चढ़ पाएगी, तो कैट स्प्रैंग अप ऑन द टेबल, कैट उछली और टेबल पर चढ़ गई। तो यहाँ पर अपॉन का यूज़ हुआ जब हमने किसी चीज़ का मोशन दिखाया, ठीक है। आई रैन अपॉन द ट्रेन, तो अब इसमें क्या है कि आप किसी चीज़ पर जब चढ़ जाते हैं तो इस तरीके से आप रनिंग मोशन को जब बताते हैं तो आप अपॉन का यूज़ करते हैं, जब आप रेस्ट मोशन को बताते हैं तो आप ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, आप एक दो बार जब इनके क्वेश्चंस को करोगे आप इजीली समझ जाओगे कौन सा कहाँ लगना है। ये बताना ज़रूरी है इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा कहाँ लगता है। गलतियाँ सिर्फ यही होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बिलो, डाउन, अबव, ओवर, और अभी मैंने आपको बताया ऑन, अपॉन। अब इनमें से जब आप पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो आपको दोनों सही लगेंगे, ये भी सही है वो भी सही है, पर एक्चुअल में सही कौन सा है जब आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट पता हो कि ये चीज़ यहाँ यूज़ होती है यहाँ नहीं यूज़ होती, तभी वो एग्जैक्टली सही होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अबव, ओवर। बोथ अबव एंड ओवर मीन्स हायर देन। देखिए दोनों का मतलब ऊपर ही होता है, ठीक, पर दोनों को किस कंटेक्स्ट में यूज़ करेंगे इस चीज़ का फ़र्क है। अब जैसे देखिए फ्लैग वेव्ड ओवर आवर हेड्स, फ्लैग वेव्ड अबव आवर हेड, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए दोनों ही वर्ड्स का यूज़ कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही अप्रोप्रिएट होते हैं, आप किसी का भी यूज़ कर लें, पर कभी कभी कंडीशंस फंसती है कि स्पेसिफिक एक ही वर्ड का यूज़ होता है। कैसे, जैसे अबव ओवर दोनों बता रहे हैं, फ्लैग वेव्ड ओवर आवर हेड्स, फ्लैग वेव्ड अबव आवर हेड्स, मतलब झंडा हमारे सर के ऊपर फहराया गया, दोनों चीज़ें सही हैं। पर अब स्पेसिफिक कैसे यूज़ होगा वो देखिए, बट ओवर कैन ऑल्सो मीन कवरिंग और वर्टिकली अबव। देयर इज़ अ लाइट एग्जैक्टली ओवर द टेबल, माई मदर पुट द ब्लैंकेट ओवर मी, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द स्ट्रीम। देखिए अब अबव और ओवर में क्या डिफरेंस है, अबव का मतलब ऊपर कहीं भी, ठीक है, उससे कितना भी ऊपर, ठीक है, बट ओवर का मतलब होता है एग्जैक्टली उसके ऊपर, ठीक। आपने जो सेकंड सेंटेंस देख रहे हो उससे आपको समझ आएगा, माई मदर पुट अ ब्लैंकेट ओवर मी, माई मदर पुट अ ब्लैंकेट अबव मी नहीं होगा, ओवर मी होगा। अबव मी से मतलब ऊपर कहीं भी डाल दिया, ठीक है, वो छत पे भी हम लेटे हैं उसके ऊपर छत पे भी डाल दे तो वो मुझसे ऊपर ही कहलाएगा, पर उस कंटेक्स्ट में वो ओवर में नहीं जाएगा, ठीक। तो अबव का मतलब क्या है, देयर इज़ अ लाइट एग्जैक्टली ओवर द टेबल, मतलब लाइट टेबल के ऊपर है, एग्जैक्टली ऊपर रखी हुई है। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द स्ट्रीम, ब्रिज स्ट्रीम के या जो धारा है उसके ठीक ऊपर है, ठीक है। तो ओवर कंटेक्स्ट का यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ के वर्टिकली ऊपर हो या आप एग्जैक्टली उसको कवर कर रहे हो किसी चीज़ को, तब आप ओवर यूज़ करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप यूज़ करते हैं अबव, ठीक है। अबव का मतलब कोई इंडेफिनिट कहीं भी, ठीक है, मून इज़ अबव इन द स्काई, ठीक। अब मून हमसे ऊपर है, स्काई में कहीं भी है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं अबव, अदरवाइज हम यूज़ करते हैं ओवर, ठीक है। अगला बिलो, अंडर। सेम केस जो अभी आपने अबव और ओवर में पढ़ा वही है बिलो और अंडर में। बोथ बिलो एंड अंडर मीन्स लोअर देन, समटाइम्स वी कैन यूज आइदर ऑफ देम, बट अंडर इज ऑल्सो मीन्स वर्टिकली बिलो, इट हैज़ द आइडिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो पीछे ही मैंने बताया था वैसी चीज़ यहाँ पर भी है, देखिए ही पुट अ बुक अंडर द पिलो, ठीक है। अंडर का मतलब उसने ठीक बुक पिलो के या तकिया के ठीक नीचे रखी, ठीक है। पहला, द ट्रेवलर वॉज रेस्टिंग अंडर द ट्री, अब ट्री के नीचे ट्रेवलर सो रहा है तो ठीक ट्री के नीचे ही है वो, ठीक है। पर वहीं अगला क्वेश्चन है, अगला सेंटेंस है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लेक बिलो अस इन द वैली। अब आप एक बात बताइए, आप किसी रोड पर खड़े हैं, यहाँ पर कहीं कोई लेक है, रोड हायर लेवल पर है, लेक नीचे लेवल पर है, तो सेंटेंस तो सही है ना, सेंटेंस तो गलत नहीं है। पर बिलो का मतलब ऐसा तो नहीं कि ये ठीक लेक के ऊपर ही खड़े हुए हैं, लेक कहीं किनारे हो सकती है, रोड दूसरी साइड हो सकती है। तो देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लेक इन द लेक बिलो अस इन द वैली, हमसे नीचे घाटी में एक खूबसूरत झील है, ठीक है। तो आप दोनों का मीनिंग समझिएगा, जब आप वर्टिकली बिलो की बात करते हैं तब हम बात करते हैं अंडर की, ठीक है। और जब हम सिर्फ लेवल्स को कंपेयर कर रहे हैं कि कोई चीज़ नीचे है कोई चीज़ ऊपर है, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं बिलो का, ठीक है। तो बिलो और अंडर का ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक। यही चीज़ अबव और ओवर वाले में भी थी, ठीक है। तो दोनों को रिलेट कर लीजिएगा आपस में, यही इस तरीके से हम दोनों वर्ड्स का यूज़ करते हैं। हाँ, दोनों कभी कभी ऐसा भी होता है दोनों सेम यूज़ कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होती, अदरवाइज जब मैं स्पेसिफिक बात करूँगा तो आप इसी तरीके से लगाएंगे आंसर्स को, ठीक है। अगला, बिलो इज ऑल्सो यूज इन मेजरमेंट्स टू सजेस्ट द आइडिया ऑफ बीइंग लोअर देन, ठीक है। हाँ, अब एक ही कंटेक्ट बिलो का यूज़ और है, जैसे द टेम्परेचर वॉज 3 डिग्री बिलो
नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से टेम्परेचर 3 डिग्री नीचे है, ठीक, यहाँ बिलो का यूज़ करोगे, अंडर का यूज़ नहीं करोगे। जब आप किसी चीज़ को रिलेटिव पोजीशंस बता रहे हो, मेरी बात ध्यान है कि जब आप सापेक्षिक दूरी या सापेक्षिक उनका जगह बता रहे हो वो कितना ऊपर और कितना नीचे है, ठीक है, तब उस केस में आप बिलो का यूज़ करोगे। तो अगर आप हाइट को भी अगर एक दूसरे से कंपेयर करोगे कि दो लोगों की हाइट में डिस्टेंस क्या है, कोई ऊपर खड़ा है कोई नीचे खड़ा है, तो भी आप बिलो यूज़ करोगे। ही इज़ स्टैंडिंग बिलो मी, ठीक है, तो वो किसी एक हाइट से नीचे खड़ा है, ठीक। उसी तरीके से द टेम्परेचर वॉज 3 डिग्रीज बिलो नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से 3 डिग्री कम है टेम्परेचर, ठीक है। अगला प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब मूवमेंट और डायरेक्शन से क्या है, कोई दिशा है या कोई गति है, उसके लिए आप प्रीपोजिशन कौन सी यूज़ करते हैं, टूवर्ड्स, टू, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट, ठीक है। इतनी प्रीपोजिशन से जनरल है जो आप यूज़ करते हो, ठीक। अब टू और टूवर्ड्स में क्या अंतर है, दोनों वर्ड्स स्पेसिफिक है, मीनिंग भी लगभग सेम है, पर दोनों में अंतर क्या है देखिए। वी वेंट टू द ऑफिस, वी वेंट टूवर्ड्स द ऑफिस, क्यों, क्योंकि टू हैज़ अ सेंस ऑफ डेस्टिनेशन। टू का मतलब है आप इस सेंस में बात कर रहे हो कि मैं ऑफिस पहुंच गया, और टूवर्ड्स का मतलब है हम अभी ऑफिस जा रहे हैं, हम ऑफिस की तरफ जा रहे हैं। वी वेंट टूवर्ड्स द ऑफिस, तो वी वेंट टू द ऑफिस मतलब हम ऑफिस चले गए, वी वेंट टूवर्ड्स द ऑफिस हम ऑफिस की तरफ जा रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया दो सेंटेंस अलग अलग, टू और टूवर्ड्स का यूज़। जब आप कहीं पहुंच जाओगे, ठीक है, जब आप कहीं पहुंच जाओगे, रीच्ड, तब आप यूज़ करोगे टू का, और जब आप डायरेक्शन में हो उसकी तब आप यूज़ करोगे टूवर्ड्स का, उस तरफ, ठीक है। देखिए अगला हमें दिया है इन टू, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ आप डायरेक्शन और मूवमेंट की बात कर रहे हो, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की, तो यहाँ पर इनटू का मतलब है, इनटू डिनोट्स मूवमेंट टुवर्ड्स इंटीरियर ऑफ समथिंग। किसी चीज़ के अंदर के मूवमेंट की जब आप बात कर रहे हो या किसी चीज़ के अंदर जाने की बात कर रहे हो, तब आप यूज़ करोगे इनटू का, ठीक है। समझिएगा, अब मैं ये वही चीज़ कह रहा हूँ, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, अलग अलग जगह अलग अलग वर्ड का कंटेक्स्ट में मतलब भी अलग है और यूज़ भी अलग अलग है, तो आप दोनों को समझिएगा। द कैट जम्प्ड इनटू द पूल, ही वॉक्ड क्वाइटली इनटू द रूम, बिल्ली पूल में कूद गई, ठीक है। ही द कैट जम्प्ड इनटू द पूल, ठीक, पूल के अंदर कूद गई। ही क्वाइटली वॉक्ड इनटू द रूम, वो रूम के अंदर चुपचाप आया, ठीक है। तो अंदर जाने की बात जब करोगे तो आप इसको इनटू का यूज़ करोगे, और इसको इसी कंटेक्स्ट में यूज़ करोगे कि कोई प्रेजेंट टाइम में कुछ काम को कर रहा है और उसके अंदर जा रहा है, तो आप इनटू वर्ड का यूज़ करोगे, ठीक है। प्रीपोजिशन स्टूडेंट अब देख लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ एट में, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में एट का क्या यूज़ है, ठीक है, सॉरी, एट हैज़ द आइडिया ऑफ हिटिंग, ठीक। अब प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट में जब आप एट का यूज़ करते हो, जैसे यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेंटेंस दिया है, रमेश थ्रू द स्टोन एट द डॉग, ठीक है, रमेश ने डॉग की तरफ एक पत्थर फेंका, ठीक है, डॉग पर एक पत्थर फेंका, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है कि वो पत्थर से किसी डॉग को मार रहा है, तो ही थ्रू द स्टोन एट द डॉग, ठीक है, उसने डॉग की तरफ फेंका, तो एट यूज़ होगा। जैसे ही इज़ एट द डोर, वो दरवाजे पर खड़ा है, ही इज़ एट द डोर, तो आपने स्पेसिफिक किसी मूवमेंट के बारे में बोला कि वो दरवाजे पर आ चुका है या दरवाजे पर खड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम एट का यूज़ करते हैं जब हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तीनों ही केस में एट का यूज़ कंटेक्स्ट के हिसाब से बदल जा रहा है, यही मेन पॉइंट है बताने का, ठीक। अगला, फॉर सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड लीव्स फॉर द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, पहले मैंने बताया था पीछे, अब द चाइल्ड लीव्स इन द स्कूल, लीव्स फॉर द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के स्टार्ट कंटेक्स्ट में स्टार्ट होने से पहले जब हम बात करेंगे, तो चाइल्ड कोई बच्चा स्कूल के लिए निकल जाता है सुबह जल्दी, ठीक है, जल्दी सुबह या अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह वो स्कूल के लिए निकल जाता है, ठीक है। लीव्स, तो चाइल्ड लीव्स फॉर, और यहाँ पर हम प्रीपोजिशन यूज़ किया फॉर, किसके लिए, स्कूल के लिए, ठीक है। तो किसी मूवमेंट का जब स्टार्ट हो रहा हो, कोई नया काम स्टार्ट हो रहा हो और आपको उसको आने वाले समय के लिए बताना हो, ठीक है, और कोई मूवमेंट भी वहाँ पर हो रहा हो, तब आप यूज़ करोगे फॉर का, द चाइल्ड लीव्स फॉर द स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर का यूज़ करोगे। आगे देख लेते हैं, अगला हमें दिया है, द एम्प्लॉई लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ठीक, जो कर्मचारी था वो ऑफिस के लिए निकल गया, ठीक है। तो लेफ्ट फॉर द ऑफिस, अब फॉर यहाँ पर यूज़ किया गया कि वो कर्मचारी ऑफिस के लिए निकल गया, द एम्प्लॉय लेफ्ट फॉर द ऑफिस, तो यहाँ पर आपने फॉर का यूज़ देखा, ठीक है। मतलब हम बता रहे हैं कि वो ऑफिस के लिए ऑलरेडी निकल चुका है, तो फॉर का यूज़ आपने किया किसी आने वाली चीज़ को बताने के लिए, या कोई चीज़ हो चुकी है पीछे और वो चल रही है कंटिन्यूस, आपने किसी को इन्फॉर्म किया कि नहीं वो निकल चुका है अभी के लिए, ठीक है। तो लेफ्ट फॉर द ऑफिस किसके लिए निकला, यहाँ पर फॉर एम्प्लॉय और ऑफिस के बीच का कॉन्टैक्ट है कि ऑफिस में एम्प्लॉय जा रहा है, रास्ते में निकल चुका है, ठीक है। अगला,
अगेन शोज प्रेशर और कॉन्टैक्ट। अब जैसे अगेंस्ट का यूज़ कहाँ होता है, ठीक, शी थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अब उसने शी थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल मतलब वॉल के अपोजिट नहीं फेंका, उसने बॉल को वॉल की तरफ फेंका, ठीक है। शी थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, उसने बॉल दीवार पे फेंका और दीवार से बॉल वापस आया। तो जब आप किसी तरीके का प्रेशर या कॉन्टैक्ट बताते हो तब आप अगेंस्ट का यूज़ करते हो। वैसे अगेंस्ट का यूज़ ऐसे भी होता है कि किसी चीज़ के लिए जब विरोध करते हो, ही इज़ अगेंस्ट दिस थिंग या दैट थिंग, तो वहाँ पर भी अगेंस्ट का यूज़ होता है। बट यहाँ अगेंस्ट जिस कंटेक्स्ट में है, शी थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, उसने बॉल को वॉल के अगेंस्ट वॉल की तरफ फेंका और बॉल रिबाउंड किया, ठीक है। तो शी थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। अगला है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अभी आपने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट का देखा, दोनों में एक ही सी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रीपोजिशन ऑफ मैंने अलग अलग इसलिए किया कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो डायरेक्शन अभी आपने मूवमेंट आपने देखा, अब हम डायरेक्शन देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में हमें दिया है जो वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम, ऑफ और आउट ऑफ, ठीक है। पहले हम फ्रॉम का यूज़ देख लेते हैं। फ्रॉम इज़ यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, या राकेश हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस, ठीक है। फ्रॉम का यूज़ होता है किसी पॉइंट ऑफ डिपार्चर को जब हम बताते हैं। डिपार्चर मतलब होता है किसी स्थान को छोड़ना, किसी स्थान से चलना, आगे बढ़ना, ठीक है। तो जिस हम किसी को छोड़ते हैं तो फ्रॉम का ही यूज़ करते हैं, किसी पॉइंट ऑफ डिपार्चर को बताते हैं। जैसे राकेश हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस, मतलब यहाँ फ्रॉम हमने प्रीपोजिशन की तरह यूज़ किया कि राकेश ऑलरेडी ऑफिस से जा चुका है, ठीक है। तो राकेश इज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द ऑफिस में फ्रॉम यूज़ हुआ एज अ प्रीपोजिशन और पॉइंट ऑफ डिपार्चर था उसका ऑफिस, ठीक है। अगला ऑफ शोज सेपरेशन, इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ फ्रॉम द सर्फेस ऑफ, डाउन फ्रॉम, मतलब किसी ऑफ क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होने का आपको एक्सप्रेशन देता है। जैसे कोई चीज़ ब्रेक ऑफ, फॉल ऑफ, कोई चीज़ अलग हो गई तो ये जो OFF वर्ड यूज़ होता है वो उसका जो सेपरेशन है वो आपको दिखाता है। कोई चीज़ टूट गई, अलग हो गई, दूर हो गई, तो उस तरीके का मीनिंग आपको देता है। जैसे शी फेल ऑफ द बाइसिकल, वो साइकिल से गिर गई, ठीक है। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, बॉल टेबल से घूम के आगे चली गई या गिर गई टेबल से नीचे, ठीक है, या टेबल से नीचे गिर गई, यही इसका मतलब है। द बॉल रोल्ड ऑफ द टेबल, ठीक है, मतलब टेबल से घूम के नीचे गिर गई। तो यहाँ पर आप ऑफ देखिए, ऑफ एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है और आपको बता रहा है कि वो चीज़ें इन एक दूसरे से गिर गई, अलग हो गई या कुछ टूट जाए तो हम यूज़ करते हैं ब्रेक ऑफ, इस तरीके से वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ऑफ जो होता है वो दिखाता है किसी चीज़ का सेपरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा OFF वर्ड यूज़ होगा तो उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो सेपरेशन का होगा, ठीक। अगला आउट ऑफ इज द अपोजिट ऑफ इनटू, इट मीन्स द इंटीरियर ऑफ। देखिए आउट ऑफ जैसे बता रहा हूँ आगे, देखिए फॉर एग्जाम्पल द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, ठीक है। अब मैंने इनटू बताया था थोड़ी देर पहले, किसी चीज़ के इंटीरियर की जब हम बात करते हैं तो हम इनटू किया लगा, ठीक है। ही वॉकड अप क्वाइटली इनटू द रूम, पीछे मैंने सेंटेंस बताया था तो उसमें मैंने इनटू यूज़ किया था किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए, ठीक। अब आउट ऑफ यूज़ करते हैं किसी चीज़ से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। जैसे बर्ड्स, क्वेश्चन सिंपल सा है आपका सेंटेंस, द बर्ड फ्लू आउट ऑफ द केज, चिड़िया पिंजरे से उड़ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो किसी चीज़ से निकल गई। तो आउट टू, इनटू और आउट ऑफ का मतलब दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, जिस सेंटेंस में यूज़ होगा वैसे आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, नोट। वी ट्रैवल बाई कार, ठीक है। ये फिक्स हैं प्रीपोजिशन, इनको ऐसे याद कर लीजिएगा कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो हम यूज़ करते हैं बाई कार। आप जिस कंटेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो उसमें बाई लगाएंगे, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई बोट, बाई सी, ठीक है। तो इस तरीके से बाई मैंने पीछे बताया था आपको किसी टाइम फ्रेम का एंड बताने के लिए, ठीक है, कि किसी एंड टाइम फ्रेम बाई 9 PM ये काम हो जाएगा। तो वो जो टाइम फ्रेम का है उसके अलावा बाई का यूज़ कैसे होता है, जब हम किसी चीज़ में ट्रैवल करते हैं तब भी हम इस तरीके से जिस व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं उस पर भी हम बाई लगाते हैं, ठीक है। वी वॉक ऑन फुट, वी राइड ऑन हॉर्स बैक, वी गो ऑन द बाइसिकल, ठीक है। मतलब हम पैर पे चल रहे हैं, हम हॉर्स बैक पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो किसी चीज़ के ऊपर जब आप किसी चीज़, देखिए आप समझिए, किसी चीज़ से कर रहे हैं और किसी चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो किसी चीज़ से कर रहे हैं तब आप बाई लगा रहे हैं, हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं। वी वॉक ऑन फुट, हम पैरों से चलते हैं, हम घोड़े की पीठ पर बैठे हैं। वी गो ऑन द बाइसिकल, हम बाइसिकल पर जा रहे हैं। तो दोनों का मतलब समझिएगा। और मैं एक आसान ट्रिक बताऊँ, अगर आपको समझ में ना आए तो सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, और जो आप शुद्ध भाषा में हिंदी का मीनिंग उसका निकालेंगे वहाँ पर आप जिस वर्ड का यूज़ करेंगे उसी का इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। सीधे इंग्लिश पढ़ के कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसका आसान तरीका यही है। अब कुछ प्रीपोजिशंस का करेक्ट यूज़ हम देख लेते हैं, जैसे हम कहीं गलतियाँ कर जाते हैं। जैसे बाय और विद, बाय इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एजेंट और डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। जैसे कोई
कोई किसी काम को कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम बाई का यूज़ करते हैं, ठीक। आगे मैं अभी एग्जांपल में दिखा दे रहा हूँ। और विद, जब किसी चीज़ का विद इज़ रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट विद विच इज़ एक्शन इज़ डन। विद मतलब किस चीज़ से वो काम किया गया, और बाई किसके द्वारा वो काम किया गया, आसान भाषा में ये है इसका मतलब, ठीक है। तो आगे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं भी आपको समझ आ जाएगा। जैसे द लॉन वॉज मोन बाय द गार्डनर विद अ मूअर, ठीक है। द लॉन वॉज मोन, वो घास काटने को कह रहा है, मोन बाय द गार्डनर। अब यहाँ बाय एज अ प्रिपोजिशन यूज़ हुआ, ठीक है। मोन बाय द गार्डनर, ठीक है, मोन बाय गार्डनर, गार्डनर के द्वारा घास वो काटी गई, और किसके द्वारा, विद ए मूअर, ठीक है। मूअर आपने देखा होगा, लॉन मूअर, उसमें 1-2 पहिए लगे होते हैं और नीचे ब्लेड होता है, उसको चलाते हैं तो घास कटती है। तो लॉन वॉज मोन बाय द गार्डनर, अब गार्डनर के द्वारा घास काटी गई, और किसकी मदद से, मूअर की मदद से, लॉन मूअर की मदद से, ठीक है। तो यहाँ बाई और विद दोनों का यूज़ हुआ। बाई यूज़ हुआ उस आदमी के लिए जिसने वो काम किया, और विद यूज़ हुआ उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट से वो काम किया गया, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा। अगला आफ्टर इज यूज टू डिनोट सम पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। मतलब आफ्टर मतलब कोई चीज़ पास्ट में निकल गई है और आप उसके लिए बात कर रहे हो तो आप आफ्टर का यूज़ करोगे। इन इज़ यूज टू शो सम पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। इन मतलब आने वाले टाइम में किसी चीज़ के फ्यूचर की बात आप कर रहे हो तो आप इनका यूज़ करोगे। पास्ट की किसी बात का कंटेक्स्ट दे रहे हो तो आप आफ्टर का यूज़ करोगे। जैसे वी विल कम बैक होम आफ्टर एन आवर, हम 1 घंटे बाद घर आ जाएंगे। दे विल कम बैक इन एन आवर, वो 1 घंटे में वापस आएंगे। अब देखिए वी विल कम बैक होम आफ्टर एन आवर, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी केम बैक होम आफ्टर एन आवर, हम 1 घंटे बाद वापस आए, ठीक। और अगला दे विल कम बैक इन एन आवर, मतलब यहाँ पर इन का यूज़ किया तो आपने फ्यूचर बताया, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर एन आवर का यूज़ किया, यहाँ पर आपने पास्ट बताया कि पास्ट में हम 1 घंटा पहले, हम 1 घंटा बाद घर आ गए थे, ठीक है। अगला ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आने के भी। अगला देख लेते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। बिसाइड और बिसाइड्स का एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ठीक। बहुत बेसिक सा डिफरेंस है, वर्ड्स में सिर्फ एक एस का अंतर है लास्ट में, इसी से सारा खेल है। अब देखना मतलब क्या है इसका, देखिए बिसाइड्स मीन्स होता है बाय द साइड ऑफ, यानी किसी चीज़ के नेक्स्ट, किसी चीज़ के बगल में, किसी चीज़ के पड़ोस में। और जो बिसाइड्स होता है या एस लग जाता है उसका मतलब होता है एडिशन, मतलब उसके अलावा, ठीक है, उनको मिला के या उनको जोड़ के, ठीक है। मतलब समझिए क्या है, जैसे रेखा सिट्स बिसाइड्स किरण इन द क्लासरूम, रेखा किरण के नेक्स्ट या रेखा किरण के बगल में बैठती है क्लासरूम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया बिसाइड का, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ के नेक्स्ट की बात हो रही है तो आप यूज़ करोगे बिसाइड, ठीक है। जब आप बिसाइड्स का यूज़ करते हो तो आप यूज़ करते हो किसी चीज़ के एडिशन में। जैसे सेंटेंस है, इसका मैं सेंटेंस आपको बोल के बता दे रहा हूँ। माई मदर एंड ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली वेंट टू सी द ट्रेड फेयर यस्टरडे, ठीक है। माई मदर एंड ऑल द मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पर माई मदर और ऑल द मेंबर, क्या मेंबर ऑफ फैमिली में क्या मदर नहीं आती, आती है भाई, मेंबर फैमिली मेंबर ही है। पर अगर इन्होंने बोला अलग से कि माई मदर एंड ऑल द फैमिली मेंबर, इसका क्या मतलब है, देखिए मैं आपको नोट करके बता दे रहा हूँ जिन छात्रों को समझने में दिक्कत हो इस चीज़ को। माई मदर एंड ऑल फैमिली मेंबर, ठीक है। अब यहाँ देखिए इन्होंने बोला मेरी मदर भी और उसके अलावा बाकी फैमिली मेंबर भी, हम कल ट्रेड फेयर देखने गए, वेंट टू सी ट्रेड फेयर यस्टरडे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो बिसाइड्स वर्ड का यूज़ किया वो उसका मतलब यही है कि बिसाइड्स माई मदर एंड ऑल फैमिली मेंबर वेंट टू सी ट्रेड फेयर, मतलब मेरी मदर के अलावा, ठीक है, बाकी फैमिली मेंबर्स भी ट्रेड फेयर देखने गए। तो ये चीज़ का मतलब समझिएगा, बिसाइड्स का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को इस तरीके से बताते हो कि उसके अलावा वो भी उसमें शामिल था, तब हम उसमें यूज़ करेंगे बिसाइड्स का। और जब हम यूज़ करेंगे बिसाइड का तो हम किसी चीज़ के साइड में। बिसाइड, असाइड, इसका मतलब यही होता है जब आप एस नहीं लगाते हो, जब हम सिंपली ये वाला वर्ड लिखते हैं पहला वाला, ठीक है, ये वाला, तब हम यही बताते हैं किसी चीज़ के नेक्स्ट में, ठीक है। और जब एस लगा देते हैं तो वो किसी चीज़ के एडिशन में, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये क्या है, जो पीछे मैंने अब तक बताया वही प्रीपोजिशन के काइंड ही हैं। आपके सवाल उसी से आने वाले हैं, इनसे कोई सवाल नहीं आएगा। ये बस प्रीपोजिशन के टाइप बता दिए, प्रीपोजिशन किस तरीके से होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कई किताबों में किसी में 5 दिया है, किसी में 6 दिया है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन आपके बेसिकली 3 ही होते हैं, उन्हीं को और ज़्यादा आप तोड़ दो छोटे छोटे भागों में तो आपको 5 भी मिलेंगे, कहीं 6 भी मिल जाएंगे, ठीक है। जो आप डबल प्रीपोजिशन या पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस पढ़ते हो तो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप समझ लेना, उतना का कोई डिटेल में आपसे पूछने वाला नहीं है कोई।
ठीक है। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, एट, इट, टू, मैंने अभी आपको बताया, जो सिंपली एक सिंगल वर्ड का प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। सिंगल वर्ड से मतलब ऑन, इट नहीं है, अमंग, अंडर, बिलो, वो भी सिंपल में ही आएगा, मतलब सिंपली एक वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका सिंपल प्रीपोजिशन है, ठीक। कंपाउंड प्रीपोजिशन क्या है, जैसे आपने प्रीफिक्स लगाया, अब बिसाइड में साइड के आगे आपने बी ई और लगा दिया, ठीक है, तो वो बन गया बिसाइड, ठीक है, पीछे मैंने बताया था अभी, तो बी साइड, ठीक है। ऐसे ही असाइड, तो आपने एक जो मेन वर्ड था उसके साथ एक प्रीफिक्स लगा दिया, वो बन गया आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। ऐसे ही डबल प्रीपोजिशन होता है जिसमें आप दो प्रीपोजिशंस का यूज़ एक साथ करते हो, वो डबल प्रीपोजिशन हो जाता है, ठीक है। वैसे डबल भी कंपाउंड का ही पार्ट है, इसीलिए मैं आपको अलग से बता के कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, और वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको अब मैं शॉर्ट में आपको निपटाता हूँ, बाकी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगला फ्रेज, अब देखिए फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इंक्लूडिंग नाउन, एडवर्ब, ठीक है। अब जैसे क्या होता है ना, हम जैसे किसी प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर अलग अलग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जैसे इन एडिशन टू, ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे सेंटेंस है ही मेट मी ऑन बिहाफ ऑफ इज मैनेजर, ठीक है। अब वो अपने मैनेजर के बिहाफ पे मुझसे मिला, ठीक है, मतलब उनकी जगह वो मुझसे मिला, ठीक। तो ऑन बिहाफ ऑफ, अब यहाँ पर आपने बिहाफ का यूज़ किया, ऑन एज अ प्रीपोजिशन का यूज़ किया, तो यहाँ पर एक इंसान दूसरा इंसान और उसको किसी और के बिहाफ में मिला, तो उन दोनों किस चीज़ ने जोड़ा, ऑन बिहाफ ऑफ ने। तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या होगा, ऑन बिहाफ ऑफ, और पूरा कहलाएगा फ्रेजल प्रीपोजिशन, मतलब आपने यहाँ पर किसी फ्रेज का यूज़ किया और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज़ किया जिसमें नाउन और एडवर्ब कुछ भी था, तो वहाँ पर आपने बताया कि वो एक फ्रेज है, इसलिए वो फ्रेजल प्रीपोजिशन, ठीक है। ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं थी, यही तीन प्रीपोजिशन आपके टाइप्स या काइंड्स कुछ भी कह लो होते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं आप पार्टिसिपल प्रीपोजिशन पढ़ोगे, तो जब कोई वर्ब में जब आप ईडी या उसकी आईएनजी फॉर्म जब आप लगा देते हो, अब जैसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन में से आपने गो लिखा, ठीक है, गो, ठीक, जब इसके आप आईएनजी फॉर्म बना दोगे गोइंग, ठीक है, यही होता है पार्टिसिपल, और या ईडी लगा दो, पास्ट में कर दो, या आईएनजी लगा दो, कंटिन्यूअस फॉर्म में बना दो, और जब आप उसमें ये लगाने के बाद जब आप उसको सेंटेंस को या उस वर्ड को, प्रीपोजिशन को पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देते हो, तब वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन था और कुछ नहीं। आप सिंपली जहाँ पर भी ईडी या आईएनजी लास्ट में लगा देखो, ठीक है, गोइंग, मूविंग, रनिंग, तो वो आईएनजी फॉर्म जो है वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन का केस होता है, जहाँ पर कोई ऐसा वर्ड जो दो ऑब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट को आपस में जोड़े और उनमें आईएनजी फॉर्म लगा हो, वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन होगा, बस, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, इतने थे, मैंने आपको बता दिए। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट इससे एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अधिक से अधिक वीडियो पे लाइक करें ताकि मुझे भी लगे कि आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ। ज़्यादा लंबा किए बिना मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें ताकि उनको फ़ायदा मिल सके और हमें भी अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।